नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल और आज किताब के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गोरा पर। रविंद्रनाथ ठाकुर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी रचनात्मक ऊर्जा के साथ साथ उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक सक्रियता भी हमारे देश में याद की जाती है, की जाती रहेगी। शांति निकेतन जैसा विश्वविद्यालय उस सक्रियता का एक ठोस प्रमाण है, ठोस स्मारक है। जहाँ तक रचनात्मकता का सवाल है, रविंद्रनाथ ने लेखन से लेकर पेंटिंग तक, पेंटिंग से लेकर नृत्य और संगीत तक अपनी रचनात्मक प्रतिभा को प्रकट किया। रविंद्रनाथ किसी भी महत्वपूर्ण लेखक की तरह नए प्रयोग करने और नवाचार करने के लिए जाने जाते हैं। जिस उपन्यास पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वो न केवल आकार में रविंद्रनाथ का सबसे बड़ा उपन्यास है, बल्कि मेरी राय में वो रविंद्रनाथ के ही नहीं, भारतीय रचनाशीलता के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। हम बात करने जा रहे हैं गोरा पर। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला साहित्य के जरिए भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। गोरा धर्म और समाज के बारे में गुरुदेव की गहरी सोच को दर्शाने वाला बहुचर्चित उपन्यास है। गीतांजलि गुरुदेव का सबसे प्रमुख काव्य संग्रह है, तो गोरा उनके 12 उपन्यासों में से सबसे बड़ा और सबसे बहुआयामी उपन्यास है। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास गोरा असल में सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का उपन्यास है। उपन्यास के मुख्य पात्र हैं गौर मोहन घोष, जिनका प्यार का नाम गोरा है। आयरिश दंपत्ति की संतान गोरा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कलकत्ता में घोष दंपत्ति को मिला था। घोष दंपत्ति ने ही गोरा की परवरिश की। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि उस समय की है जब समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की ओर से स्थापित ब्रह्म समाज बड़ी तेजी से हिंदू समाज में अपनी पैठ बढ़ा रहा था। उस समय के हिंदू समाज की जो परंपराएं थी, रीतियां थी, उनके प्रति गोरा बहुत आग्रहशील है। लेकिन जब गोरा अपने समाज के बाहर, कलकत्ता के भद्रलोक के बाहर के जीवन को देखता है तो महसूस करता है कि जिसे वो समाज समझता था, उस समाज में न तथाकथित निम्न जातियों का कोई अता पता है और न ही स्त्रियों का, और ना ही देहात के किसानों और मजदूरों का कोई अता पता है। तब गोरा को महसूस होता है कि समाज के ऊपर संकट सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, केवल उपनिवेशवाद का संकट नहीं है, बल्कि समाज के अपने भीतर के शोषण, अन्याय, अत्याचार का भी संकट उतना ही बड़ा है। अंत में गोरा इस नतीजे पर पहुंचता है कि पवित्रता और सिर्फ राष्ट्रवाद की धारणाओं से बात नहीं बनती है। किसी भी राष्ट्रवाद को अंत में सार्वभौम मानवीय मूल्यों पर आधारित होना होगा। इस उपन्यास पर बात करने के लिए हमारे बीच हिंदी की वरिष्ठ कथाकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मृदुला गर्ग मौजूद हैं। मृदुला जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। मृदुला जी भी, और इनको इस कार्यक्रम में बुलाने का एक कारण ये है कि मृदुला जी भी धारा के विरुद्ध तैरने का साहस रखती हैं और अपने लेखन में ये करने के कारण उसकी थोड़ी बहुत नहीं कहना चाहिए, बहुत कीमत भी इन्होंने चुकाई है। और इसलिए मुझे लगा कि गोरा जैसे उपन्यास पर बात करने के लिए सबसे बेहतर अतिथि मृदुला जी होंगी। और मृदुला जी, मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, जैसा मैंने संकेत किया कि गोरा पवित्रता और ब्राह्मणत्व और हिंदुत्व, और पाठक को 30वें पेज तक मालूम पड़ जाता है कि वो सज्जन स्वयं असल में यूरोपियन है। वो एक आयरिश दंपत्ति की संतान है जो उनके माता पिता यानी घोष दंपत्ति को 1857 के दौरान मिले थे। उनके घर में ही वो उनके घर में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि वो माँ उनकी शरण लेने उनके घर में आई थी। लेकिन गोरा को ये बात अंत में मालूम जाके पड़ती है। मैं एक लेखक के तौर पर आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह का नाटकीय उद्घाटन रविंद्रनाथ पाठक के सामने तो शुरू में कर देते हैं,
गोरा को ये बात बहुत बाद में जाके मालूम पड़ती है। बतौर एक लेखक के आपको ये जो गोरा के साक्षात्कार का क्षण है, ये आपको कैसा लगता है? और इसको आप उसका जो बाहरी साक्षात्कार है, जो देहात की हकीकत वो जानता है और स्त्रियों और दलितों वगैरह की वास्तविकता से वाकिफ होता है, इन दोनों को जोड़ने की ये जो कोशिश है रविंद्रनाथ की, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। दरअसल मुझे गोरा इसीलिए बहुत दिलचस्प लगता रहा है और बहुत महत्वपूर्ण कि वो एक यात्रा को कथ्य बनाता है, एक विवेक की यात्रा को, अंतर्चेतना की यात्रा को। वो आरंभ उसका होता है कि गोरा कट्टर हिंदुत्ववाद के माध्यम से राष्ट्रवाद और संस्कृति के लिए आत्मसम्मान को स्थापित करना चाहता है। जब यात्रा समाप्त होती है तब भी बिंदु वही रहता है, राष्ट्र और संस्कृति के लिए आत्मसम्मान, मगर उसका स्वरूप बदल चुका होता है और बीच में एक बहुत ही बीहड़ रास्ता वो तय करता है, असहिष्णुता का, कट्टरपंथ का और गहरी दुविधा का, बिना ये जाने कि वो दरअसल न हिंदू है न भारतीय। तो उसकी जो यात्रा है वो पाठक के लिए इसलिए और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि पाठक तो जाने रहता है कि यहाँ एक सर्जित संयोग है, चाहे आप उसको नैसर्गिक संयोग कह लीजिए या शिल्प की तरह इस्तेमाल किया गया लेखक का एक सर्जित संयोग। इस संयोग से लेखक संभवतः ये रेखांकित कर रहा है कि आपकी वो पहचान महत्वपूर्ण नहीं होती जो आपको जन्म से मिलती है, वो पहचान महत्वपूर्ण होती है जो आप अर्जित करते हैं। मगर वही जो पहचान उसने अर्जित की है वो पहचान किस तरह बदलती है, वो पहचान अंत में कुछ और ही हो जाती है, उसका स्वरूप बिल्कुल विश्व दृष्टि का स्वरूप हो जाता है, राष्ट्रवाद का स्वरूप बदल जाता है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि वो कहने लगता है मैं विश्व का नागरिक हूँ, वो रहता भारतीय है, वो कहता है संपूर्ण भारत के लिए जो भी बात कहता है। पहले तो वो विवाद करता रहता है, अपनी तरफ से तर्क देता है, फिर वो कहता है देश के मामले में शर्मिंदा होकर हमने अपने मन को गुलामी के विष से कमज़ोर कर लिया है। हम अपने देश को विदेशी अदालत में अभियुक्त की तरह खड़ा करके विदेशी कानून के अधीन उसका विचार क्यों होने दें? विलायत के आदर्श से एक एक बात मिलाकर हम लज्जित क्यों हों, गौरवान्वित क्यों महसूस करें? तब उसने तय किया कि सिर्फ धर्म के सकारात्मक पक्षों को ही वो उजागर नहीं करेगा, उसके हर आचार व्यवहार, विश्वास, अंधविश्वास, यहाँ तक कि छुआछूत को भी वो पालन करेगा, ये सिद्ध करने के लिए कि उसका धर्म और संस्कृति उपहास के योग्य नहीं है। मैं यही कह रहा था कि ये जो एक सीज मेंटेलिटी बनती है, हाँ, कि आपकी आलोचना हो रही है, हाँ, और वो आलोचना एक तरह से अनफेयर इसलिए भी है कि जो आलोचना कर रहे हैं उनका हर तरह की सत्ता पर अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए एक सच्ची आत्मालोचना का स्पेस ही वहाँ नहीं बन पा रहा है। और इस कारण गोरा और उसके जैसे बहुत से लोग एक दूसरी अति पर पहुँच जाते हैं, जैसा आपने कहा। लेकिन अंततः वो एक जिसको कहते हैं, इसी में अद्भुत वाक्य रविंद्रनाथ का इसी उपन्यास में, कि समाज को निरंतर अपने आप को और अधिक प्रशस्त करना होगा ताकि वो व्यक्ति को अवकाश दे सके, व्यक्ति को स्वाधीनता दे सके। लेकिन मृदुला जी, मैं अब एक दूसरे मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। आज सारी दुनिया में एक तरह से ये आधुनिकता के बहुत सारे वैल्यूज के पीछे जाने का समय है। आज सारी दुनिया में कल्चरल आइडेंटिटी की बात हो रही है, यहाँ तक बात होने लगी है कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कुछ नहीं होते, इस्लामिक ह्यूमन राइट की बात होने लगी है, कल्चर स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि गोरा जैसा जो उपन्यास है या रविंद्रनाथ ठाकुर का समूचा लेखन अगर ध्यान में रखें, तो क्या ऐसा लेखन आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अब समय से पिछड़ गया है? नहीं, मुझे तो लगता है कि वो अब सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि मैं ये मान कर चलती हूँ कि अगर आपके भीतर संवेदना है और आप उदारमना हैं, जो कि गोरा है, तो जब वो सारी हिंदुत्व की बात करता है और जाति व्यवस्था में विश्वास की बात करता है, तब भी जब वो गांव कलकत्ते से बाहर जाता है और पिछड़ी जातियों को देखता है, तो वहाँ रहता ही नहीं, सिर्फ उनके लिए जेल चला जाता है। और वो कहता है कि इतने लोग यहाँ बंधन में जी रहे हैं, शोषण में जी रहे हैं, मैं उनसे अलग क्यों हूँ? और भद्रजनों के बीच, नकली भद्रजनों के बीच सम्मान पाने का मुझे कोई नहीं, वो बात सही है। लेकिन मैं जिस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ कि इस समय जो हम सब तरफ पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी का उभार देख रहे हैं, जिसमें कि जो एक सार्वभौमिकता की धारणा है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल, उसी को पिछले 40-50 साल के दार्शनिक विमर्श में संदिग्ध बना दिया गया है। उसमें आज हम बात करते हैं जेंडर की, रेस की, कास्ट की या कल्चरल पहचानों की।
यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की धारणा मात्र जैसे संदिग्ध हो गई है, तो पर्सनली तो मुझे लगता है कि ये संदिग्ध होने वाली चीज़ है नहीं। हाँ। और उसका बारंबार रेखांकन जरूरी है, बिल्कुल। और गोरा इसमें हमारी मदद करता है। गोरा व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल मैं ये इसमें मानता हूँ, मदद लेकिन करता है। आपकी राय इस पर क्या बनती मैं तो यही मानती हूँ, खासकर अगर आप गोरा में जो एक पात्र है आनंदमयी, जी जो गोरा की माँ है जिसने गोरा को पाला है, उसको लें। वो पूरे स्वतंत्रता से उसका जो व्यवहार है वो सार्वभौमिक मूल्यों पर चलती है, उन्हीं को ग्रहण करती है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ब्राह्मण बने या क्रिस्तान पादरी से कुछ सीखे। वो ना खान पान में, ना छुआछूत में, किसी चीज़ में विश्वास नहीं करती और सबके विरुद्ध वो खड़ी होती है। इसीलिए गोरा अंत में कहता है कि मैं जिसकी तलाश कर रहा था वो तो ये मेरे घर में ही है, तुम ही माँ हो, तुम ही भारतवर्ष हो। तो अगर वही भारतवर्ष है तो हम सार्वभौमिक मूल्यों की ही बात करेंगे। और मेरे तो ये समझ में बिल्कुल कभी आता ही नहीं कि मूल्य अलग अलग कैसे बांटे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो मूल्य हैं वो हर किसी के लिए हैं। आपका धर्म अलग हो सकता है, मतलब आपका कर्म कांड अलग हो सकता है। जैसे गोरा में उस समय ये हो ही रहा था बंगाल में कि हिंदू और ब्राह्मण, इन दो धर्मों के बीच बहुत टकराव था, और दोनों ही धर्मों में कर्म कांड था, दोनों के अपने अपने उपासना करने के तरीके और थे। इसमें मृदुला जी माफ़ करेंगी, इसमें एक बहुत रोचक बात यह है कि रविंद्रनाथ ठाकुर की अपनी पृष्ठभूमि ब्राह्मो थी। हाँ, और इसके बावजूद सारी चीज़ों के प्रति जो एक उदार और एक संवेदनशील रवैया वो अपनाते हैं। और जो आप बात कर रही थी गोरा के इसकी साक्षात्कार की, उसी के अंत में वो एक नाटकीय क्षण है। हाँ। जब वो कहता है लक्ष्मिया को बुलाओ जरा मुझे पानी पिला हाँ, दे। वो जब उसको पता लगता है, ये उसमें एक बहुत ही नाटकीय क्षण है कि जब गोरा को पता चलता है कि वो ना हिंदू है और ना भारतीय है, तो अपनी ही अवधारणा पर, किसी और की नहीं, उसकी अपनी ही अवधारणा पर उसका अस्तित्व शून्य हो जाता है। बिल्कुल। मगर उसमें से तो जो उसका फिर पुनर्जन्म होता है, मानसिक पुनर्जन्म होता है, मनीषी पुनर्जन्म होता है, वो अद्भुत है। क्योंकि उसके बाद वो कहता है मुझे ऐसा आज ईश्वर दो जो सबके लिए हो, ब्राह्मण, क्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, सबके लिए हो। विश्व के लिए नहीं कहता, भारत के लिए कहता है। मगर ये उस समय की बात है जब भारत गुलाम था। अगर भारत स्वाधीन होता तब वो विश्व की बात करता। ये हमें समझना चाहिए कि ये किस समय लिखा गया है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं समझती हूँ कि मुझे लगा कि उपनिवेशी काल का सबसे अंतर्भेदी उपन्यास है और सबसे बहुआयामी उपन्यास है। इसमें जो बाकी के स्त्री चरित्र भी हैं, सुचरिता और ललिता, वो जमकर बहस करती हैं, वो हर तरह से स्वतंत्र हैं। आज जो हम स्त्री को जिस तरह के अधिकार देना चाहते हैं वो उन सब अधिकार उनको प्राप्त हैं। और उनसे जब इसमें लास्य भी है, इस उपन्यास में सिर्फ तांडव ही नहीं है, जब प्रेम होता है तब भी बहस चलती है। बल्कि उपन्यास में इतनी बहस है कि कभी कभी कहा जाता है कि ये एपिक है, उपन्यास नहीं है। असल में मृदुला जी, मुझे तो इस उपन्यास को पढ़ते हुए और रविंद्रनाथ के अन्य उपन्यासों से तुलना करते हुए मुझे तो लगता है कि ये उपन्यास जैसे उस पुस्तक के नाम का रूपक है, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन का रूपक है। इसमें हर बात में लंबी लंबी चर्चाएं लंबी बहसें हैं। चाहे वो कोई साधारण बात हो, चाहे वो कोई प्रेम की बात हो। तो ये उपन्यास वस्तुतः एक, और इसलिए इस उपन्यास की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगती है कि इतनी बहसें, इतना विमर्शपरक उपन्यास होने के बावजूद अत्यंत रोचक उपन्यास है। और रोचकता को जिस तरह रविंद्रनाथ ने मेंटेन किया है कि आपको तो शुरू से ही मालूम है कि गोरा क्या है, गोरा को अंत में मालूम पड़ता है, और फिर भी आपकी उत्सुकता बनी रहती है। और वो उत्सुकता ये जानने के लिए बनी रहती है कि इसको कब और कैसे मालूम पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं कि उसको कब और कैसे मालूम पड़ेगा, बल्कि ये जो रास्ता तय कर रहा है, जहाँ बहुत दुविधाएं आ रही हैं, और ये स्त्री भी है जिसके प्रति मन में आकर्षण है, हालांकि वो बराबर उसको अपना जो विनय है, उसका मित्र, उसको डांटता रहता है कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो। विनय वो पात्र है जिसके साथ हम सब एकात्म हो सकते हैं, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं, हम दुविधा में रहते हैं, हमें नहीं मालूम हम चाहते क्या हैं, मगर हमारे भीतर मानवीय संवेदना है। गोरा से हम डरे सहमे रहते हैं, वो आतंकित करता है, और विनय को तो बिल्कुल ही आतंकित करता है, सुचरिता को भी आतंकित करता है। उसकी प्रखर बौद्धिकता जो है, प्रखर बौद्धिकता और जिद आतंकित करता है। जिद, इतनी ज़बरदस्त जिद कि सुनता ही नहीं किसी की बात। वही जब आकर अंत में आनंदमयी को अपना गुरु मानता है, और परेश बाबू को, उसका जो अंत होता है, एक तो वो आनंदमयी को कहता है, दूसरे वो सुचरिता के पास जाके कहता है कि मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने गुरु के पास ले चलो, जो कि ब्राह्मण है परेश बाबू। क्योंकि अब फ़र्क मिट गया कि कौन हिंदू है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्रिस्तान है।
जो जिसके पास प्रज्ञा है, जो सोच विचार कर सकता है, जो नवाचार दे सकता है, वो ही गुरु है। तो उस गुरु अब आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा? तो ये जो एक यात्रा है, ये बहुत ही दिलचस्प है। बहुत कम उपन्यासों में ऐसी यात्रा मिलती है। बतौर एक उपन्यासकार के, आप स्वयं एक समर्थ उपन्यासकार हैं, बतौर एक उपन्यासकार के आपको गोरा की कमजोरी क्या लगती है? मुझे तो कमज़ोरी यही लगती है कि बहुत ही शब्द बहुल है, बहुत वर्बोस है। इतना वर्बोस है कि पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा कहीं उकताने लगते हैं, ये तो पहले कह दिया गया था। तो वही उसकी मुझे लगता है कमज़ोरी है, मगर वो उस समय की डिमांड भी थी, उस समय की मांग भी थी, इसी तरह लिखा जाता। और जब आप बहस करेंगे तो बहस तो लंबी खिंचेगी ही। एक चीज़ जो मुझे और लगती है, और ये बात निर्मल वर्मा ने अपने एक निबंध में लिखी थी, कि जब हम गुलाम थे तब हमारे यहाँ अपनी पहचान को लेके, अस्मिता को लेके, संस्कृति को लेके कहीं ज़्यादा गहरा और दूरगामी चिंतन हो रहा था। इस सिलसिले में उन्होंने गोरा को भी याद किया है, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के स्वराज इन आइडियाज़ को भी याद किया है, और एक दो टेक्स्ट याद किए हैं। आपको क्या लगता है कि इस समय आज़ादी के 65 साल बीत जाने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि हम लोग, भारतीय समाज, अपनी परंपरा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने राष्ट्रवाद को लेकर एक तरह के आत्मसंदेह और आत्मविश्वासहीनता के दौर से गुजर रहे हैं? वो हमेशा से रहें, हमेशा से रहें। मतलब आज़ादी मिलने के बाद तो हम और ज़्यादा संदेह और शंका से घिर गए। जो गोरा ने सोचा था कि आज़ादी मिलने के बाद हम एक दृढ़ तरीके से आगे के राष्ट्र की परिकल्पना करेंगे कि उसका क्या स्वरूप हो, वो हुआ नहीं। हम ज़्यादा संदेह से घिर गए, और इसका कारण शायद हम अपनी बुद्धि और चीज़ों में लगाने लगे, लड़ने में, वोट में, आरक्षण में, ऐसी चीज़ों में लगाने लगे। और भारतीय मानस क्या है, भारतीय मनीषा क्या है, इसको बहुत ज़्यादा इसको खगालने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने व्यवहार से उसको खुद पहचान सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरह की समग्रता और एक तरह की सार्वभौम मानव मूल्यों पर आधारित सांस्कृतिक और आत्मचेतना के बिना काम चलने वाला नहीं है, किसी भी देश का नहीं चलने वाला है। मित्रों, ये बता दूं मैं आप लोगों को कि हम लोग इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के प्रांगण में बैठे हैं, और ये यूनिवर्सिटी असल में स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन का एक स्मारक है। ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई संस्था है, और इसकी अपनी एक तवारीख रही है इस तरह की, एक भारतीयता के अनुसंधान की। हम लोग बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गोरा पर, और कार्यक्रम के इस हिस्से में हम लोग यहाँ मौजूद दोस्तों को इस बातचीत में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि टीवी की अपनी सीमाएं होती हैं, तो सबको बहुत संक्षेप में और पॉइंटेड सवाल पूछने का मैं आग्रह करूंगा। और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं इकबाल अहमद साहब से कहूँगा कि वो अपना सवाल पूछें। मृदुला जी, मेरा सवाल आपसे है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी नॉवेल गोरा में अपने पात्र हीरो के ज़रिए जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो मौजूदा दौर में जिस तरीके की कल्चरल नेशनलिज्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की या एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात होती है, इन दोनों में क्या कुछ समानताएं और भिन्नताएं पाती हैं आप? असल बात तो यही है कि वो तो उसकी शुरुआत है, वो तो पूरी तरह से उसका खंडन कर देता है अंत में जाकर। अगर जो आज एग्रेसिव बातें कर रहे हैं उनके अंदर कुछ भी संवेदना है और कुछ भी प्रज्ञा है और उदारता है, तो खुद अपना खंडन कर लें कुछ ही दिनों में। उसको तो बाद में पता चलता है कि वो हिंदू नहीं है, इसलिए वो नहीं बदलता, वो पूरे दौर में ही बदल रहा होता है। वो जब जब गांव जाता है, जब जब कलकत्ते से बाहर जाता है, जब जब दलित जाति के लोगों से मिलता है, शोषित लोगों से मिलता है, तो उनके साथ खड़ा होता है। और तभी से उसके मन में ये आ जाता है कि जाति भेद एक बेकार चीज़ है। तो इनके बीच में तो कोई समानता है नहीं, क्योंकि जहाँ से वो शुरू होता है ये वहीं खड़े रह जाएंगे। हम अगर आज वहीं खड़े रह जाएंगे तो फिर तो गोरा उपन्यास का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, सार्थकता ही नहीं रहेगी। मनीषा, आपका सवाल। पुरुषोत्तम जी ने जो बात की सीज मेंटालिटी की, क्योंकि मैं रिलीजन पढ़ाती हूँ, रिलीजियस स्टडीज़ डिसिप्लिन से मेरा वास्ता है, तो ये सीज मेंटालिटी रिलीजियस स्टडीज़ में खास करके बहुत ज़्यादा अभी हम देखने को मिलती है।
तो मुझे ये सवाल था कि क्या हम लोग जो दुनिया को देखने का नज़रिया जिसका लिबरल या मार्क्सवादी या नारीवादी इन नज़रियों से हम जो दुनिया को देखते हैं, क्या हम लोग संस्कृति से इंगेज करना ख़त्म कर दिया है कि संस्कृति एक खास किस्म की विचारधारा की बपौती होकर रह गई है? देखिए, अगर आप मेरी बात करें, चूँकि आपने मेरे हवाले से बात की है, तो मेरा तो पिछले 20-25 साल से सबसे बड़ा रोना यही है कि भारत या दुनिया के किसी भी देश और समाज में जो उसकी सांस्कृतिक परंपरा है उसके साथ संवाद किए बिना, और गोरा का वाक्य मुझे बहुत मार्के का लगता है कि उसके भीतर खड़े हुए बिना आप कोई सुधार नहीं कर सकते। भीतर खड़े होकर आपको आलोचना करनी है। और जैसा अभी मृदुला जी ने कहा और हम लोग बात कर ही रहे थे, रविंद्रनाथ के इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी ये है कि गोरा आत्मालोचना तक पहुंचता है। पहले ये कि जो कुछ है सो सब ठीक है, फिर धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि उसका जो हम है, उसका जो ठीक है, उसमें कितनी गड़बड़ है। और इस तरह एक सीज मेंटलिटी वाला नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासपूर्ण आत्मबोध उसमें उत्पन्न होता है कि मैं अपनी आलोचना करूंगा या कोई दूसरा मेरी आलोचना करेगा तो उससे मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा। 2-4 आर्टिकल से हिंदू धर्म तबाह नहीं हो जाएगा या भारतीय संस्कृति तबाह नहीं हो जाएगी। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है मनीषा, वो सही है, और वो हम सबकी चुनौती है कि बहुत सारे लोग जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं वो सांस्कृतिक मुहावरे से अपने आप को काटे बैठे हैं। ये दुर्भाग्य से सच है। सांस्कृतिक मुहावरे से काट कर वो अपना अपना अलग एक खेमा बना रहे हैं, ये एक दुर्भाग्य से खांचा सच बना है। रहे हैं। चाहे वो आप नारीवाद की बात कहें, सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि जी, दोष बिल्कुल। नारीवाद का हो रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा वो अपने को अलग कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हो सकते हैं बिना अपने को बांटे, बिना अलग खांचा बनाए। और जी। संस्कृति तो एक प्रवाह है, वो बदलती रहती है। उस प्रवाह के साथ हमें भी बदलना होता है और उसको समझना होता है। अशोक पांडे। पुरुषोत्तम जी से मेरा ये सवाल है, दलित ब्राह्मणाइजेशन का एक पूरा कंसेप्ट देखा है हमने, और दलितों और पिछड़ों की एक बड़ी भूमिका हमने देखी है जो वर्तमान में हमारे यहाँ जिस तरह का अग्रेसिव नेशनलिज्म जिस तरह का हमारे यहाँ आ रहा है, उनकी भूमिका देखी है। जरा सा उसकी व्यंजना को हम यहाँ लेके आएँ कि क्या कोई समय ऐसा आ सकता है या ऐसा होने की संभावना है जब उनको एहसास हो कि वो गोरा हैं, वो हिंदू नहीं हैं। दूसरा कि क्या कोई भी इस राष्ट्रवाद का ऐसा विकल्प बन सकता है, इस आक्रामक राष्ट्रवाद का कोई ऐसा सच्चा विकल्प बन सकता है जिसमें दलित और स्त्रियां ना शामिल हों। मैं मृदुला जी से यहाँ पर असहमत हूँ नारीवाद को लेकर, जो उन्होंने कहा कि अपना एक कल्चर और खांचे वाला मामला। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम खांचों को मिला के कल्चर भी अपना एक अल्टरनेटिव क्रिएट करता है, उस धारा के साथ एक अल्टरनेटिव भी हमेशा उपस्थित होता है। नहीं, ये बहुत दिलचस्प बहस है, उस पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिहाज से बहुत संक्षेप में देखिए, केवल गोरा नहीं बल्कि जिन फाउंडेशनल टेक्स्ट की मैंने बात की, हिंद स्वराज, एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक सेकंड, उसके पहले आनंद मठ लिखा जा चुका था। नहीं, मैं उसकी बात जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, उसके कारण आप जानते हैं। यूँ तो मुसद्दस भी लिखा जा चुका है, भारत भारती भी लिखा जा चुका है, लेकिन मैं कुछ टेक्स्ट का जिक्र कर रहा हूँ, कुछ का नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी कुछ वजह है। मैंने कहा कि ये जो टेक्स्ट हैं इनमें परस्पर कितने भी मतभेद क्यों ना हों, लेकिन इन्हीं के कारण आज हमारा राष्ट्रवाद एक इंक्लूसिव और लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद है या बनने की कोशिश कर रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी समाज में अगर राष्ट्रवाद हाशिए के लोगों को, औरतों को, उस समाज के उत्पीड़ितों को, हमारे केस में दलितों और आदिवासियों को अगर शामिल नहीं कर सकता, उनकी चिंताओं को शामिल नहीं कर सकता, तो फिर वो राष्ट्रवाद अंततः एक बहुत ही संकीर्ण और आक्रामक राष्ट्रवाद में ही ट्रांसलेट होगा। और गोरा का महत्व इसीलिए है कि वह ऐसे राष्ट्रवाद को परख भी रहा है और उसके विकल्प की तलाश भी कर रहा है। और जैसा अभी बात हो रही थी कि गोरा की जो पर्सनल खोज है और जो उसकी सामाजिक खोज है, दोनों एक साथ मिलकर के उस राष्ट्रवाद को नया रूप देते हैं। मैं आपको एक बात कहूं जी 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 कि अगर आपने पूछा ना, अगर उसे पता नहीं चलता कि वो हिंदू नहीं है, भारतीय नहीं, तब क्या होता? मुझे लगता है बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक वो बहुत कुछ समझ चुका था। मुझे उम्मीद है कि ये बहस, ये बातचीत राज्यसभा टीवी के दर्शकों को अच्छी लगी होगी, और अगर ये किताब आपने पढ़ी है तो इसके बारे में आपकी टिप्पणी का हमें इंतज़ार रहेगा गोरा के बारे में, और जो सबसे अच्छी टिप्पणी होगी उसे हम राज्यसभा टीवी की ओर से कुछ पुस्तकें उपहार में देंगे। आप हमारे फेसबुक पेज facebook.com/राज्यसभा टीवी पर भी संदेश भेज सकते हैं, या हमारे ट्विटर हैंडल @राज्यसभा टीवी पर #किताब ऑन RSTV में ट्वीट कर सकते हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि जिसकी टिप्पणी सबसे बेहतर होगी उसे उपहार के रूप में कुछ पुस्तकें दी जाएंगी,
और अब हम मिलेंगे अगले सप्ताह किसी और महत्वपूर्ण किताब पर, किसी और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।